निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होए सुहाए, निर्मल होए सुहाए। तो आइए कबीर के इस दोहे के साथ शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। हम लोग भौतिक विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 1 का ही अध्ययन अभी कर रहे हैं। जो प्रकाश है, यूनिट 1 कह सकते हैं, प्रकाश है, उसका अब एक अगला खंड आ चुका है, प्रकाश का अपवर्तन, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यह क्या होता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यह एक मान लेते हैं अपवर्तक पृष्ठ है। अभी तक आपने देखा था परावर्तक पृष्ठ, अब यह कौन सा पृष्ठ है? अपवर्तक पृष्ठ। तो यहाँ पे जब दो अलग अलग घनत्व वाली चीज़ें होंगी, जैसे ऊपर वायु है, नीचे जल आपने रख दिया, तो ऊपर जो वायु का घनत्व अलग होगा, जल का घनत्व अलग होगा। वायु में जो है गैस के कण हैं, तो गैस के कण दूर दूर होते हैं, इसलिए उसका घनत्व कम होगा, और जो पानी है उसके कण पास पास हैं, इसलिए उसका घनत्व ज़्यादा होगा। तो जो उसको अलग करने वाला पृष्ठ होगा, यानी पानी की जो ऊपरी सतह होगी, उसे कहेंगे अपवर्तक पृष्ठ। इसी प्रकार कांच भी हो सकता है, कांच रखे हैं, उसके ऊपर हवा है, तो हवा अगला माध्यम हो गया और नीचे कांच दूसरा माध्यम हो गया, तो जो घनत्व बांट देगा उसी को हम कहेंगे माध्यम। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम रख लें, इसके नीचे जल है, यह हमने बना दिया जल। तो एक ऊपर अगला माध्यम हो गया, नीचे दूसरा माध्यम ऊपर, तो इसे कहेंगे। अच्छा ये बताइए, वायु के कण दूर दूर होंगे तो घनत्व तो क्या होगा? कम होगा। जिसका घनत्व तो कम होगा उसे कहेंगे विरल माध्यम। क्या कहेंगे? विरल माध्यम। कण दूर दूर है तो विरल माध्यम। ठीक, अगर कण पास पास है तो उसे कहेंगे सघन माध्यम, सघन माध्यम। ठीक है, अब आप अभिलंब खींचना जानते हैं, तो यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं जिस पर प्रकाश किरण आके आपतित होगी। सबसे पहले हम अभिलंब खींच लेते हैं। देखिए, यह हो गया अभिलंब। तो यहाँ से मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण आती है, इस आपतन बिंदु पर टकराती है। ठीक है, इसे कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक, और यह है आपतित किरण। अब देखिए, जो प्रकाश किरण है वह दूसरे माध्यम में जा रही है। यहाँ पे देखिए, माध्यम तो पारदर्शी होगा, जो पानी है वह पारदर्शी है, आप उसके पीछे भी देख पाते हैं। तो प्रकाश किरण इससे गुजर जाएगी, यानी यहाँ से वापस नहीं जाएगी। परावर्तक पृष्ठ नहीं है, अपवर्तक है। अपवर्तक मतलब उस पार पहुँचा देगी, लेकिन यह कैसे जाएगी? अपने मार्ग से भटक कर जाएगी। ठीक है, अपने मार्ग पर। लग रहा डांस कर रहा है, डांस नहीं करवाएंगे, इसको सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, लगेगा कि यह मार्ग से अपने भटक कर जा रही है। अब यह कैसे पता चलेगा कि यह नीचे हो रही है कि ऊपर हो रही है? तो अब ये आगे देखेंगे। पहले यहाँ पे जान लीजिए, इस किरण का नाम क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। यह है इंसिडेंस रे। तो यह देखिएगा, तो आपको यह सभी मान मिल गए। आपको कुछ परिभाषाएं छोटी छोटी मिल गई हैं, इसको देखिए। इसके बारे में परिभाषा नहीं लिखेंगे, ज़्यादातर परिभाषाएं आप जानते हैं। और यहाँ पे एक कोण बनेगा जिसे कहेंगे आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन। आइस दर्शाएंगे। यहाँ पे देखिए, कोण हमेशा अभिलंब के साथ वाली रेखा से बनेगा, तो अभिलंब यह है, इसका नाम लिख लेते हैं अभिलंब। ठीक, और यह क्या है? यहाँ पे एक आर बनेगा। यहाँ पे देखिए, वहाँ आर था क्या? वहाँ था परावर्तन कोण, और यहाँ रहेगा अपवर्तन कोण। वहाँ परावर्तन कोण था आर, और यहाँ पे क्या रहेगा? परावर्तन कोण किसमें था? जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे। तो यहाँ आर है अपवर्तन कोण, तो आई बराबर क्या हो गया? कोण आई। तो यहाँ कोण आर है, यहाँ कोण आई बराबर क्या रहेगा? आपतन कोण। देखिए, आपतित हो रही किरण, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ वहाँ से आने पर यहाँ,
लेकिन कोण R की बात करें तो यहाँ देखिए वह ऊपर जा रही थी, यहाँ पे नीचे आ गई है, इसलिए इसका नाम क्या लिखेंगे? अपवर्तित किरण। ठीक है, तो आपतन को किरण नहीं, सॉरी, कोण। कोण, ठीक है। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण, यहाँ पे भी नाम गलत हो गया, अपवर्तन कोण। तो यह दो हमारे पास कोण रहेंगे जो अभिलंब के साथ आपको पता है कि बनते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। तो यह परिभाषाएं आप जानते हैं। विरल माध्यम क्या होता है? तो जिसका घनत्व तो कम होता है उसे विरल माध्यम, जिसका घनत्व तो ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत, उसे हम क्या कहते हैं? इसकी अपेक्षा अगर इसका ज़्यादा है तो इसे कहेंगे सघन माध्यम, और इसकी अपेक्षा अगर इसका घनत्व तो कम है तो इसे कहेंगे विरल माध्यम। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसमें कण पास पास है, ठीक, यानी कि इसमें दबाव ज़्यादा है और इसमें दबाव कम है। कोई प्रकाश किरण अगर ऊपर से आएगी तो ठीक है, जब सघन माध्यम रहेगा यानी कण ज़्यादा रहेंगे तो इसको दबा देंगे नीचे की तरफ, यानी इसको धक्का देंगे। जैसे आप अपना हाथ पानी में जब डालते हैं पहले इस तरह से रखते हैं तो लगता है कि आप पर कोई बल लगा रहा है, तो उत्प्लावन बल हम फिजिक्स में समझेंगे उसको। और यहाँ पे जब आप हाथ नीचे डाल देते हैं लगता है कि ऊपर से कोई दबा रहा है। तो जब वह कोई दबाव लगता है यानी कि आपके ऊपर जो हाथ पर है पानी के कण क्या डाल रहे हैं? दबाव। हवा में था वह दबाव नहीं महसूस हो रहा था, लेकिन पानी के कण में जब भी डाले हैं तुरंत ही क्या हो रहा है? दबाव महसूस हो रहा। इसका मतलब इसके ऊपर दबाव महसूस हुआ और प्रकाश किरण क्या हो गई? थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक गई। इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। अगर यह माध्यम और विरल होता, इसकी अपेक्षा विरल होता, ठीक है, तब क्या होता? तब प्रकाश किरण यहाँ पे क्या हो जाती? नीचे झुकने की बजाय थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाती, अपने मार्ग से थोड़ा ऊपर चली जाती, तो भी अपवर्तन होगा। अपवर्तन में दो चित्र देखने को मिल सकते हैं। अगर विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में आ रही है तो यह अभिलंब की ओर देखिए झुक जा रही है। अभिलंब की ओर क्या हो रही है? झुक जा रही है। तो देखिएगा यह अभिलंब की ओर क्या हो गई है? झुक गई है। अगर यह विरल से सघन में आती, विरल से सघन में आती यानी यह माध्यम विरल से सघन में तो हो गया, अगर यह सघन से विरल में आती यानी ऊपर वाला माध्यम सघन और नीचे वाला विरल होता तो प्रकाश किरण झुकने के बजाय अभिलंब से दूर हट जाती। ठीक है, उस चित्र को भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से परिभाषा जो बनती है वह क्या बनेगी? चित्र के साथ परिभाषा हमेशा लिखते हैं तो याद रखेंगे। तो परिभाषा इसकी जो बनेगी देख लीजिए, हम हल्का सा मिटा दें। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम को हम मान लेंगे माध्यम 1 और इसको मान लेंगे माध्यम 2, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। यहाँ पे दूसरे माध्यम में देखिए वायु आय रहेगा, तो अगर ऊपर भी आए, हर जगह वायु है तो एक ही माध्यम है, लेकिन एक वायु है नीचे पानी रख दिया तो माध्यम 2 हो गए। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात, एक मिनट, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगर आप परिभाषाएं अन्य बनाना चाहते हैं तो आप यह भी लिख सकते हैं, जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो परिभाषाएं दो टाइप से और बन सकती हैं। तो पहले यह परिभाषा जो है आपको लिखनी रहेगी, यह याद कर लीजिएगा। ठीक, इसको देख लीजिए एक बार, फिर हम अन्य परिभाषाएं भी समझाएं। तो देखिए, अब देखिए, सबसे पहले दो चित्र बनाते हैं। यहां पे बना लेते हैं नीचे जल, एक और बना लेते हैं जिसमें ऊपर जल नीचे वायु, यानी ऊपर रहेगा आपका सघन माध्यम और नीचे रहेगा विरल माध्यम। ठीक, देखिए, तो यहाँ पे हम पहले बना लेते हैं अभिलंब। यहाँ पे भी देखिए अभिलंब खींच लेते हैं। यह वाला कौन सा बिंदु होगा? आपतन बिंदु। यहीं पर प्रकाश किरण आके टकराएगी। ठीक है, अब देखिए, इसे क्या बोलेंगे? अपवर्तक पृष्ठ। यहाँ पे भी यह क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। अब सब नाम नहीं लिखेंगे, पीछे हमने सब नाम लिखा था तो देख लीजिएगा पीछे से। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ से आकर कोई प्रकाश किरण यहाँ पे आई है, टकराई है, तो यह कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण, और यह है अभिलंब। और यह जब आ रही है तो देखिए, थोड़ा सा अगर थोड़ा सा इसको नीचे से बनाएं इस प्रकार से, तो यह आपतित किरण। यह फिर आएगी तो अभिलंब की ओर हल्का सा झुक जाएगी, क्योंकि यह सघन माध्यम है। यह कौन सा माध्यम था? विरल माध्यम। और यह कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। ठीक, ये देखिए, यहाँ से आई है, यहाँ टकराई है, टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो गई है। और यह कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। फिर सब नाम लिख ही दिया। और यह कौन है? यह है अभिलंब। ठीक, यहाँ से देखिए प्रकाश किरण जा रही है। अब देखिए, पहलवें से ना इस पे दबाव लगा है बेचारी पर, और यहाँ से यह प्रकाश किरण गई है। इस किरण पर देखिए दबाव पहले से है। अब यहाँ पे जाते ही ना स्वतंत्र हो जाएगा। जैसे कोई घर में है, बंद है, घर में है, तो क्या होगा? एकदम दबा हुआ रहेगा। जो बाहर निकलेगा तो स्वतंत्र हो जाएगा। तब देखिए अपने मार्ग से यह भटक जाएगा। तो यहाँ देखिए, यह भटक गया, तो यह अभिलंब से क्या हो गया? दूर। यह अभिलंब है। यह कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। और यह कौन सी किरण है? आपतित किरण। आई और आर पता है ना? यह है आई और यह है आर। यह है कोण आई और यह है आर। ठीक है, आपतन वाला जो बनेगा, आपतित वाला जो बनेगा वह आपतन कोण कहलाएगा। जो अपवर्तित किरण के साथ बनेगा वह है अपवर्तन कोण कहलाएगा। तो देखिए, अगर इन आधारों पर हमें परिभाषा लिखनी हो तो दो परिभाषाएं हम अलग अलग निकाल सकते हैं। तो पहली परिभाषा क्या बनेगी? जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में सघन माध्यम में जाती है तो देखिए, तो अभिलंब की ओर झुक गई। अभिलंब की ओर झुक गई, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर झुक जाती है।
तथा जब विरल माध्यम से अब देखिए, अच्छा विरल हो गया तो अब विरल से नहीं, अब सघन से, तथा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है तो अब क्या हो गई, अविलंब से दूर हट गई, अविलंब से दूर, तो अविलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए। तो चाहे आप पहले वाली परिभाषा लिखिए, चाहे यह वाली परिभाषा लिखिए। ठीक, अब इसके दो नियम हैं, यहाँ पे देख लीजिए। अब इसमें समझा दिए हैं, तो एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिए। जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण कर लीजिए, जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परीक्षा में आए तो चाहे वह परिभाषा लिख दीजिए, चाहे यह। इसके बाद आता है परीक्षा में जो क्वेश्चन, वह सुन लीजिए। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं तथा इसके नियम लिखिए। तो अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम जितने परावर्तन में थे उतने इसमें भी हैं। तो पहला नियम सेम टू सेम है, लेकिन वहाँ पे परावर्तित किरण थी, यहाँ अपवर्तित किरण रहेगी। तो देखिए क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, तीनों एक ही तल में, आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। आप कह सकते हैं तीनों एक ही तल में होते हैं या तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। अब नियम नंबर 2 क्या है वह देखिए। अब देखिए, यहाँ पे इसका जो अनुपात है, अगर हम इसकी ज्या का निकालें, ज्या मतलब होता है साइन, तो साइन की आई की साइन यानी कि आपतन कोण की ज्या, साइन आई और साइन आर, इन दोनों का अनुपात लें तो एक नियतांक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? नियतांक प्राप्त होता है। यही स्नेल का नियम भी है और यही अपवर्तन का द्वितीय नियम भी है। तो इसका द्वितीय नियम क्या है? किसी एक वर्णी प्रकाश के लिए, मतलब कोई एक रंग का प्रकाश ले लीजिए, एक वर्णी प्रकाश के लिए। तो देखिए आसान सा है, किसी एक वर्णी प्रकाश के लिए, किसी एक वर्णी प्रकाश के लिए, किसी एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक भी कहते हैं।
एक मिनट, सबसे पहले लिख लेते ना, ये नियतांक होता है, यही स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम भी है। ठीक है, तो देखिए, तो इसे स्नेल ने दिया था, इसीलिए इसके नाम के आगे स्नेल का नियम भी लिख दिया जाता है। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर यहाँ पे नियतांक, और इस नियतांक के लिए एक नाम रखा गया है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ठीक है, बाद में अभी समझा रहे हैं कि इसे अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। तो इसका नियम पहला वाला आसान है बेहद, तो पिछले से मिलता जुलता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, किसी एक वर्णी प्रकाश के लिए, एक वर्णो नहीं है, ये वर्णी है, किसी एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, यहाँ पे साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, यही स्नेल का नियम भी है। अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, या नियतांक को बाद में हम समझा रहे हैं क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। तो अब यहाँ पे इसको देख लीजिए, इसके बाद हम लोग समझते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, आइए अब देखिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिए कि इसका रास्ता जो था वह मेन रास्ता कौन था, यहाँ पे जान लीजिएगा। इसका मेन रास्ता यह था, लेकिन यह चली गई इस रास्ते से, ठीक है, और इसका मेन रास्ता यह था, चली गई, ये देखिए इधर हट गई, यह वाली इधर आ गई है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब अपवर्तनांक के बारे में चर्चा करते हैं यहीं से आगे। तो देखिए, तो देखिए किन्हीं दिए गए दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तन के पश्चात होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक द्वारा निरूपित किया जाता है। यहां पे ऊपर मिटा देते हैं। अब ऊपर क्या लिख सकते हैं आप, यह परिभाषा है अपवर्तनांक के बारे में। तो अपवर्तनांक के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। अपवर्तनांक यानी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या है, किन्हीं दिए गए दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तन के पश्चात होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका प्रतीक क्या है, यन है, या कहीं कहीं पर आप म्यू देख सकते हैं या यन देख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं यन कहीं म्यू, इसको म्यू कहते हैं, इसको यन।
तो अब देखिए यहाँ पर, यानी अगर यह प्रकाश किरण है कोई और यहाँ से विरल से सघन माध्यम में गई है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इसको जाना था इस रास्ते, ठीक, और यह कट अब आज गई है किस रास्ते, इस रास्ते, तो इसके दिशा परिवर्तन देखिए, यह दिशा परिवर्तन हुआ है और यही विस्तार भी हुआ है। इस विस्तार को दर्शाने के लिए हम अपवर्तनांक का प्रयोग करते हैं। चलिए तो देखिए, अब अगर इसको हम बना लें, यह माध्यम 1 है, यह माध्यम 2 है, तो यह माध्यम 1 हो गया और यह माध्यम 2 हो गया, ठीक है। तो माध्यम 1 से कोई प्रकाश किरण आ रही है 2 में, तो हम इसे दर्शाएंगे 1n2, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे 1 के सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, इसे पढ़ेंगे क्या, 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ठीक, इसे पढ़ना पहले सीख लीजिए। तो अब इसे जो दिखाएंगे, इसको अगर हम कहें यहाँ पे क्या होगा, इसे और क्या लिख सकते हैं, तो 1n2 को हम लिखते हैं n2/n1, ठीक है। 1n2 को हम लिखते हैं n2/n1, या इसी को हम कहते हैं sin i/sin r, ठीक। तो यह रहा, अगर कोई पूछे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बताइए, तो आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक। तो यह रहा अपवर्तनांक किन्हीं दिए गए दो माध्यमों के लिए, दो माध्यमों के युग्म के लिए, यानी माध्यम 1 और माध्यम 2 युग्म बना लिए, जोड़ा के लिए अपवर्तन के पश्चात होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। एक चीज़ और जान लीजिए इसी में, अगर इस माध्यम को फिक्स करके वायु कर दिया जाए, फिक्स करके पहला माध्यम क्या कर दिया जाए, वायु, तो यही अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, यही अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यदि माध्यम 1 को वायु लिया जाए, वायु लिया जाए, तो माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष, देखिए सब कुछ वही, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। तब याद रखेंगे क्या, यदि माध्यम 1 को वायु लिया जाए, यदि माध्यम 1 को क्या लिया जाए, वायु लिया जाए, तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता। कभी कभी परिभाषा पूछ सकती है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, तो क्या है, यदि माध्यम 1 को वायु ले लिया जाए, ठीक है, अपवर्तन की घटना में यदि पहले माध्यम को, यदि पहले माध्यम यानी माध्यम 1 को, पहले माध्यम को वायु लिया जाए, तो माध्यम 1 के सापेक्ष यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं या जैसे बोले हैं उस प्रकार से भी। तो यह रहा अपवर्तनांक के बारे में जानकारी, तो आप समझ चुके होंगे। यह नाम पढ़ना सीख लीजिए। पहले को कहते हैं के सापेक्ष, क्या पढ़ते हैं, के सापेक्ष। अगर हम यहाँ पे एक बात और समझाएं, जैसे लिखा हो पहला माध्यम अगर वायु दे दे और दूसरा मान लेते हैं वाटर दे दे, तो इसको लिखते हैं ANW। तो पढ़ते कैसे हैं, इसको भी देखिए, इसको कहते हैं का, इसको इसे बोलेंगे का और इसे बोलेंगे के। तो समझ गए, के सापेक्ष और का अपवर्तनांक, के सापेक्ष का अपवर्तनांक, ठीक है, के सापेक्ष का अपवर्तनांक। तो यह देखिए बाद में आया है, तो यह लगेगा बाद का, ठीक है।
बाद का, तो बाद वाला याद रख लीजिए, अपने से नाम समझ में आएगा। अभी कुछ नाम लिखना हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे समझेंगे फिर। तो देख लीजिए इसको, फिर मिटा देते हैं। तो देखिए अब देखिए, अपवर्तनांक और प्रकाश के वेग में संबंध। प्रकाश के वेग में संबंध, अपवर्तनांक और प्रकाश के वेग में संबंध। अपवर्तनांक को किसे दर्शाएंगे? n से, प्रकाश के वेग को c से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा n बराबर मिलता है c/v। n बराबर मिलता है c/v। n मतलब अपवर्तनांक, c का मतलब है प्रकाश का वेग निर्वात में, और दूसरा है प्रकाश, यहाँ पे देखिएगा प्रकाश का वेग माध्यम में, प्रकाश का वेग माध्यम में, जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ n बराबर अपवर्तनांक है और c बराबर क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात को आप वायु भी कह सकते हैं, थोड़ा सा अंतर तो होता है लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, और v का मतलब होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होगा उसकी। यानी यहाँ पे पहला माध्यम फिक्स है, निर्वात या वायु, प्रकाश की चाल। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यह हो गया n बराबर c/v। ये सवाल इस पे आते हैं तो यह इंपॉर्टेंट है। तो यह फार्मूला देख लीजिए, अपवर्तनांक और प्रकाश के वेग में क्या संबंध होता है? तो अपवर्तनांक जो होता है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। फिर से परिभाषा अगर लिखनी, संबंध को परिभाषित करने की जरूरत नहीं होती, केवल संबंध जानना होता है। तो अगर कहें तो लिख भी सकते हैं आप लोग, अपवर्तनांक क्या है? तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ से अपवर्तनांक की परिभाषा भी दे सकते हैं एक। ठीक, तो इसको उतार लीजिए, देख लीजिए। आइए अब देखते हैं, एक सवाल इसी पर देख लेते हैं। क्वेश्चन, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा जल में 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो तो जल का अपवर्तनांक बताइए। तो जल का अपवर्तनांक बताइए। ठीक, तो जल का अपवर्तनांक क्या होगा? तो मान लेते हैं जल का अपवर्तनांक होगा n। तो हमें सूत्र पता है n पहले यह देखिए क्या क्या दिया है, तो c का मान दिया है। प्रकाश की चाल किसमें? निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम किसे दिखाएंगे? c से। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यह 8 घात में है। ठीक है, इसके बाद v, यहाँ माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी माध्यम जिसका अपवर्तनांक निकालना है, क्या है? जल। तो जल यानी v से दिखाएंगे जल में प्रकाश की चाल, तो 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब ज्ञात क्या करना है? जल का अपवर्तनांक। अगर हम जल का अपवर्तनांक n माने तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। देन हम सूत्र पता हमें n बराबर c/v। n का मान निकालना है, c का मान रखिए 3 × 10⁸ बटे, अब देखिए मात्रक दोनों के तो कट जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो हटा देते हैं उसको। 2.26 × 10⁸ यह कट गया,
इसको काटेंगे तो आएगा 1.33। अब बताइए अपवर्तनांक के यहाँ पर मात्रक मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पे c का मात्रक और v का मात्रक भी क्या था मीटर पर सेकेंड, दोनों कट गया तो यहाँ पे अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं आया। तो याद रखेंगे नोट में अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। देख लीजिए इसको, एक सवाल और करते हैं। आइए अब देखते हैं इस सवाल को। देखिए तो सबसे पहले कुछ बातें याद रखिए, जैसे 1n2 लिखा हो तो हम इसे लिखते हैं क्या, n2/n1। ठीक है, आपको एक तथ्य और याद रख लेना है कि जहां पे आए का वह लिखा जाएगा बाद में, यानी आपको याद रख लेना है बाद का, और जिसके साथ लगेगा बाद, जो लगेगा का उसके वो आएगा बाद में, और यह लिखा जाएगा हमेशा ऊपर। ठीक है, तो जैसे यह कह रहा है सवाल में वायु के सापेक्ष जल का, वायु देखिए वायु के सापेक्ष जल का, तो यानी जिसके साथ लगा, जैसे अपवर्तनांक लिखना है तो यह लिखेंगे, तो किसका कहा है, जल का आया तो इसे लिखा जाएगा बाद में, यानी W बाद में, जल के लिए वाटर, तो वाटर W बाद में। अब किसके सापेक्ष था, तो जो बच गया वह है A हो गया, तो A आ जाएगा पहले। ठीक है, अगर अब इसे बटे के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो n जो बाद का है वह ऊपर चला जाएगा, तो NW ऊपर बटे NA। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, इस बात को, जैसे इसका दूसरा के साथ जो था वायु के सापेक्ष जल का एक था, और इसी के बाद क्या था वायु के सापेक्ष कांच का, वायु के सापेक्ष कांच का, इसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे n, तो कांच का किसके साथ लगा है का, तो कांच के साथ, कांच के लिए ग्लास, ग्लास के लिए G। अब बच गया कौन, वायु, तो देखिए जो बाद का यानी का बाद का, तो बाद में लिखा गया, और यहाँ पे क्या लग गया n, क्या A लग गया, क्या लग गया A। इसको अगर बटे के रूप में लिखना है तो बाद का ऊपर, तो बाद का ऊपर, तो NG ऊपर चला गया और NA नीचे आ गया। तो इस प्रकार से लिखते हैं इसको। ठीक है, अब आइए सवाल पे। तो देखिए सवाल क्या है, तो कह रहा वायु के सापेक्ष, जो दिया है पहले लिख लेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, क्रमशः करके किया है ना, तो पहले जल के सापेक्ष कांच, वायु के सापेक्ष जल का है, और उसके बाद क्या है वायु के सापेक्ष कांच का। तो अपवर्तनांक दर्शाएंगे किससे, n से अपवर्तनांक को। अब आप खुद बताइए, बाद का तो कांच का, यानी बाद का मतलब कांच, कांच मतलब ग्लास। अच्छा पहले जल है तो पहले लिखेंगे क्या W, यहाँ W, और फिर क्या आ जाएगा एयर, हवा। ठीक, अब इसे लिख देंगे 4/3। यह देखिए पहला वाला 4/3 है, यानी पहला वाला 4/3। समझ में आया, वायु के सापेक्ष जल का, तो बाद का मतलब जल का हो गया बाद में, यानी G हो गया बाद में, वायु हो गया फिर जो बच गया वह पहले। इसी प्रकार दिया है वायु के सापेक्ष कांच का, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, यहाँ पे भी लिख लेंगे n। अब बताइए कैसे लिखेंगे इसका नाम, तो किसके साथ लगा है का, यहाँ पे लिख देते हैं कांच का अपवर्तनांक, तो लगा है कांच के साथ, का किसके साथ लगा है, कांच के साथ, तो आ जाएगा बाद का, मतलब G हो गया बाद में, और बच गया वायु, तो वायु आ जाएगा पहले। अब इसका क्या है 3/2, 3/2 हो गया। अब इसको हमें जो ज्ञात करना है वह लिख लेना है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो बताइए अपवर्तनांक को फिर किसे दर्शाएंगे, n से। अब देखिए दो माध्यम है, एक कांच है और एक जल है, तो कांच का क्या हो जाएगा बाद का, यानी G हो गया बाद में, और पहले कौन हो जाएगा तब आएगा W। ठीक, अब हमें यही ज्ञात करना है, आप डायरेक्ट यहीं से हल करना शुरू करिए, हमें जो ज्ञात करना है वह लिख लीजिए WNG। तो जो बाद में आता है बाद का
बाद का ऊपर, यानी देखिए दुई को ऊपर लिखेंगे, एक को नीचे। इसी प्रकार यन जी बटे यन डब्लू, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे निरपेक्ष हो जाता है, और निरपेक्ष के लिए पहला माध्यम फिक्स हो जाता है, और क्या होता है वह एयर यानी हवा। अब देखिए इसका मान रखिए, ए एन जी का मान पता है 3/2, और ए एन डब्ल्यू का भी मान पता है 4/3, 4/3। हल करिए तो यह 3/2 हो जाएगा, गुणे करेंगे तो यह पलट जाएगा, 3/4 लिखा जाएगा, और इसे लिखेंगे 9/8 आंसर, 9/8 आंसर। और आपको पता है अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, तो WNG का मान आ गया 9/8, अतः जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8। ऐसा सवाल बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, तो इसको अच्छे से तैयार करें। तो आपको केवल इतना रटना है, बाद का ऊपर, तो जिसके साथ का लगा हो उसे बाद में लिखेंगे, यानी यन के बाद में लिखेंगे। यहाँ पर जो बच गया वह पहले लिखा जाएगा, और जो अगर इसको बटे में लिखना है तो यहाँ पर मान लेते हैं 2 है, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ लिखा जाएगा n2 बटे n1। इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए। आपको रटना केवल कितना है, यह बस हम लिख देते हैं, जिसके साथ का आएगा उसको रटना है बाद में लिखा जाएगा, यानी बाद का, और यह कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। अगर इतना रट लिए तो आसानी से कोई भी सवाल इसका लगा लेंगे। ठीक, इसको देख लीजिए और उतार भी लीजिए। लिख लिए होंगे, तो आइए देखते हैं एक और बात, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता परावर्तन के लिए पढ़े थे, इसी प्रकार अपवर्तन के लिए प्रकाश किरणों की, केवल समझ लीजिए, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। तो यहाँ पे देखिए, अगर यह एक हम बना देते हैं स्लैब, आयताकार स्लैब कांच का, ठीक, यहाँ से प्रकाश किरण मान लेते हैं आ रही, थोड़ा सा बड़ा बना दें, यहाँ से प्रकाश किरण मान लेते हैं आ रही है, तो यहाँ से जब टकराएगी तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो देखिए कांच तो वायु के सापेक्ष जो होगा विरल माध्यम होगा। ठीक, यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे एयर हो गया तो ए से दर्शा लेंगे, यह ग्लास है तो जी से। अब यहाँ से देखिए अभिलंब खींच लेते हैं, तो यह प्रकाश किरण जो होगी अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगी। ठीक, तो थोड़ा सा और अगर हम थोड़ा सा झुका कर बनाएं, इस तरह से बनाएं, तो यहाँ से देखिए अभिलंब की ओर यह क्या हो गई, झुक गई। ठीक, अब यहाँ से फिर से यह जब बाहर निकलेगी तो फिर एक अभिलंब अपवर्तन होगा, 2 बार अपवर्तन होगा, एक यहाँ से एक यहाँ से। यहाँ पे देखिए यह कैसा माध्यम है, यह विरल माध्यम है, और यह कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। अब प्रकाश किरण देखिए विरल से पहले आई सघन में, अब सघन से फिर जा रही है विरल में, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यह अभिलंब से अब दूर हट जाएगी, अभिलंब से अब दूर हट जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे यह कोण क्या कहलाएगा, आई, और यह कोण क्या कहलाएगा, आर। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें यह कोण क्या होगा, फिर से यहाँ पे यह वाला जो कोण है यह कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा, लेकिन इसका मान आर के समान होगा, क्योंकि दो अभिलंब जो होते हैं, अगर रेखा गणित से हम बात करें, दोनों अभिलंब कैसी रेखा के होते हैं, समांतर रेखा के। अगर दो लंबवत रेखाएं हैं तो वह कैसी होंगी, समांतर होंगी, और यहाँ पे समांतर रेखाएं जब होती हैं तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहाँ पे आई है, अगर यहाँ पे आर है तो यह भी कोण आर होगा, यानी यह वाला कोण फिर से क्या हो गया, आर, यह वाला फिर से कोण क्या मिल गया, आर मिल गया। अब इसी प्रकार देखिए यह फिर से देखिए यह भी समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, यह भी समांतर रेखा है। तो अब यहाँ पे तब यह कोण क्या होगा, यह देखिए इस कोण के बराबर हो जाएगा, यह इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर, यानी यहाँ पे जो कोण आएगा वह कौन आएगा, आई, यानी यह कोण बाहर वाला बाहर वाले के बराबर हो गया, और अंदर वाला अंदर वाले के बराबर, यानी आर आर के बराबर रहेगा। और यह आपतन कोण यहाँ अपवर्तन कोण बन गया, यहाँ पर अपवर्तन कोण आपतन कोण बन गया है। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हम बात करें, अगर हम ए एन जी की बात करें, ए एन जी की बात करें तो क्या आएगा, साइन आई अपान साइन आर।
अब GN नीचे फिर से A है तो GNA की बात करें, GNA की बात करें तो साइन, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन कोड R, साइन R बटे साइन I। ठीक, अब यहाँ पे समीकरण इसको 1 बना लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। तो समीकरण 1 गुणे 2 से, समीकरण 1 गुणे 2 से क्या हो जाएगा, ANG गुणे GNA बराबर साइन I बटे साइन R गुणे साइन R बटे साइन I। यह देख लीजिए दोनों को गुणा कर दिए हैं तो R साइन R से साइन R कट गया, साइन I से साइन I कट गया। तो ANG बराबर नहीं गुणे GNA बराबर कितना आया 1, या कह सकते हैं ANG बराबर 1 बटा GNA। ठीक, यानी देखिए इसका व्युत्क्रम जो है इसी के माध्यमों को इंटरचेंज कर दिया तो इसके व्युत्क्रम की क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यह याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, कभी पूछ दे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, जैसे एक चीज़ पूछ लें अभी वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 होता है। कितना होता है, 4/3। तो इसी का उल्टा पूछ दे जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताइए, वायु का अपवर्तनांक। तो देखिए यह व्युत्क्रम ANG 1/GNA यानी व्युत्क्रम कर दिया गया, तो इसी को पलट दीजिए। ठीक है, इसी को पलट दीजिए। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, पहले इसका नाम तो लिख लें AN, देखिए वायु के सापेक्ष बाद का, तो जल माने W बाद में आएगा तो ANW। इसी प्रकार इसको लिखिए जल के सापेक्ष वायु का, तो यहाँ पे NaW, NA बाद में हो जाएगा, W पहले आ जाएगा। और यहाँ पे यह दे दिया है, मान लेते हैं 4/3, तो इसको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है तो हम इसे ही लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/ANG को लिख सकते हैं 1/GNA, यानी इसको पलट देंगे, 1 लगा देंगे। तो इसको पलटिए तो क्या हो जाएगा 1/ANW। अब इसमें आपको पता है ANW का मान क्या है 4/3, तो 4/3 1/4/3 और यह हो जाएगा 3/4, या सीधे लिख सकते थे व्युत्क्रम 3/4 आंसर हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बहुविकल्पी में। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। यह हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तनांक। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम, इस पे आधारित जो है लेंस से प्रतिबिंब बनना है, कैसे क्या बनेगा, फिर लेंस सूत्र है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।